मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ लिया है, हम लोगों ने खिलजी वंश को पढ़ लिया है। आगे हम लोगों को पढ़ना है तुगलक वंश को। तुगलक वंश को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का जो शासन रहा है वह 1320 से 1414 तक रहा है। और जो आपको तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले 5 राजवंशों में, क्या दिक्कत है जी? आवाज में दिक्कत है? मोबाइल में दिक्कत? हाँ, मोबाइल तो खराब है ये। ठीक है ना, मेरे मोबाइल में दिक्कत है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाद बाकी जगह सही है ना, हो गया। चलिए, चलिए तुगलक वंश। तुगलक वंश को हमें देखना है। देखिए, जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। जो तुगलक वंश है, इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो जैसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने खिलजी वंश को देखा था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक आम सैनिक के तौर पर दिल्ली सल्तनत में शामिल हुए और अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान तक के पद को आसीन किए। उसी प्रकार से जो आपको तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, वह भी एक आम सैनिक के तौर पर दिल्ली सल्तनत को ज्वाइन किया और अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और सैन्य क्षमता के बल पर दिल्ली सल्तनत के सर्वोच्च पद सुल्तान के पद पर आसीन हुए। सुल्तान के पद पर आसीन हुए। जो आपको गयासुद्दीन तुगलक है, तुर्क मुसलमानों में भी जैसे खिलजी तुर्क, कराना तुर्क और भी कई सारे तुर्क मुस्लिम हुआ करते थे। उसमें जो गयासुद्दीन तुगलक के पिता थे वे कराना तुर्क थे। कराना तुर्क थे। और गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। मतलब वंशानुगत शासन जो है इन लोगों ने किया। और ये लोग मूलतः कराना तुर्क वंश से आते थे। यही कारण है कि तुगलक वंश को कराना तुर्क वंश भी कहा जा सकता है। जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश के स्थान पर कराना तुर्क वंश का प्रयोग भी किया जा सकता है। कराना तुर्क वंश का प्रयोग भी किया जा सकता है। और जो आपको गयासुद्दीन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय, आप याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हो रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उस मंगोल आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति के माध्यम से दबा रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी जब अपने सेनापतियों के माध्यम से मंगोल आक्रमण को दबा रहे थे, तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में शामिल हुआ करता था। और गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य क्षमता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। दीपालपुर पंजाब में पड़ता है, पंजाब में दीपालपुर पड़ता है। दीपालपुर का राज्यपाल इन्हें यानी गयासुद्दीन तुगलक को अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया। और जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश के शासक थे, ये गुलाम वंश और खिलजी वंश के मुस्लिम शासकों के तुलना में थोड़ा कट्टर था। तुगलक वंश से पहले गुलाम वंश और खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। तो गुलाम वंश के शासक
और खिलजी वंश के शासक, गुलाम वंश के शासक और खिलजी वंश के शासक के तुलना में यह थोड़ा कट्टर था। और इनका झुकाव, इस राजवंश के शासकों का झुकाव इस्लाम की ओर ज्यादा था। इस राजवंश के शासकों का झुकाव इस्लाम की ओर ज्यादा था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को दबाने का काम किया। मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में इन्होंने भाग लिया। इस उपलक्ष्य में इन्होंने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। मलिक उल गाजी, तो मंगोल आक्रमण को दबाने में इसका अहम योगदान था। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। और ये थोड़ा हिंदुओं को दबाता था। ये जो राजवंश है तुगलक वंश के अंतर्गत जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय अपने पूरे साम्राज्य को इस्लामी साम्राज्य घोषित कर दिया, अपने आप को सच्चा मुसलमान कहा। और औरंगजेब की भांति, जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब, आगे हम आपको मुगल वंश पढ़ाएंगे, मुगल वंश में औरंगजेब के विषय में बताएंगे। जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपना लक्ष्य बनाया था भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना। औरंगजेब का लक्ष्य था। जैसे मुगल काल के अंतर्गत औरंगजेब ने अपना लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का किया, उसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने भी अपना लक्ष्य यह बनाया कि हमें इस्लामी राष्ट्र बनाना है। तो इस राजवंश का झुकाव इस्लाम की ओर ज्यादा था। और पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक हुए जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। और जो गाजी होता है, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का घातक। काफिर शब्द का प्रयोग यहां पर गैर मुसलमान के लिए किया गया। गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, मतलब जो हिंदू है, जो अन्य धर्म है, उसके लिए काफिर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने आप को काफिरों का घातक कहा। मतलब हम गैर मुसलमान वर्ग के लोगों के लिए जो है हम अभिशाप हैं, हम उनके लिए घातक हैं, हम उनके लिए खतरनाक हैं, हम उनको मौत के घाट उतार देंगे। इसका मतलब यह हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की और 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया। अपने इस शासन के दौरान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, दिल्ली के भीतर तुगलकाबाद नामक नगर को बसाया था। दिल्ली के भीतर जो है आपको तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया। और इन्होंने किसानों को, जो खेती किया करता था, किसानों को सिंचाई सुविधा देने हेतु नहरों का निर्माण करवाया। और संभवतः गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान हुआ। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान आपको गयासुद्दीन तुगलक हुआ। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हुआ। और पिछले सेशन में हम आपको बताए थे कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी सामान्य तौर पर आपको हुआ करता था दिल्ली। और दिल्ली से बंगाल बड़ी दूर। बंगाल में कभी भी विद्रोह हो जाता था। बंगाल के शासक कभी भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था। इनके शासनकाल से पहले ही जब अलाउद्दीन खिलजी के शासन की समाप्ति हुई, अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया, उसके बाद ही बंगाल स्वतंत्र हो गया था। इन्हें मालूम हुआ बंगाल स्वतंत्र हो गया है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया।
और 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान करके बंगाल को जीत करके गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और जब बंगाल को जीत करके वापस दिल्ली जा रहा था तो उसी क्रम में गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के मिथिला क्षेत्र यानी दरभंगा, सीतामढ़ी, उधर मुजफ्फरपुर, बिहार के दरभंगा क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र या तिरहुत क्षेत्र, जो कहना है आप कहिए, बिहार के मिथिला क्षेत्र के शासक हरिसिंह देव थे। हरिसिंह देव गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के मिथिला क्षेत्र के शासक हरिसिंह देव को पराजित किया और बिहार को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा करी। बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचने वाला था वो गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक विजयी अभियान करके दिल्ली आ रहा था, मतलब बंगाल को जीत करके, बिहार को जीतकर वापस दिल्ली आ रहा था। तो उनके सम्मान में दिल्ली में ही अफगानपुर पड़ता है, उनके सम्मान में अफगानपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में। गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में जो सम्मान समारोह का आयोजन जिस भवन में होना था, वो भवन लकड़ी से बना हुआ था, लकड़ी से। और जब गयासुद्दीन तुगलक का उस भवन में आगमन हुआ, उनका सम्मान किया जा रहा था, तो उसी दौरान कुछ पागल हाथी, समझ गए, उसी दौरान कुछ पागल हाथी जो है उस भवन के पास पहुंचकर अफरा तफरी मचा दिया। और पागल हाथियों के द्वारा जो भवन के आसपास अफरा तफरी मचाया गया, उसमें वो भवन टूटकर गिर गया और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक मारे गए। और गयासुद्दीन तुगलक के मारे जाने के बाद गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जूना खां बना और जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी प्राप्त किया। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी प्राप्त किया। लेकिन ध्यान रहे कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक को सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने, गयासुद्दीन तुगलक को सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। और निजामुद्दीन औलिया के इस स्टेटमेंट से यह लगता है कि कहीं ना कहीं सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच संबंध बेहतर नहीं रहे होंगे। इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को यह कहा कि हुन्नूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। और हुआ भी यही कि वो विजयी अभियान करके दिल्ली तो नहीं ही पहुंच पाया। और जो आपको गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खां था, जिन्हें इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उनका संबंध निजामुद्दीन औलिया के साथ काफी बेहतर था। उनका संबंध निजामुद्दीन औलिया के साथ जो है आपको काफी बेहतर था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र जूना खां बना और जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी प्राप्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी प्राप्त किया। तो हम लोगों को देखना है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351। इसको शॉर्ट में हम लोग एमबीटी भी कहते हैं, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी भी कहते हैं। तो इसको अब आप देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी शासक हुए, उन सभी शासकों में सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। साथ ही साथ जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यह शासक अगर हम देखें तो ये हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था, हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। और हिंदू का एक प्रमुख त्योहार था होली। होली हिंदुओं का त्योहार है। होली
ये होली में भाग लेता था और पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये प्रथम शासक हुए जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया। साथ ही साथ पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये प्रथम शासक हुए जो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह का दर्शन किया था। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह राजस्थान के अजमेर में था, राजस्थान के अजमेर में। सॉरी मोइनुद्दीन चिश्ती, सॉरी निजामुद्दीन औलिया बोल दिए, नहीं मोइनुद्दीन चिश्ती, सॉरी मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में राजस्थान में पड़ता है अजमेर, उसको अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। तो जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान योग्यता के आधार पर लोगों को पद दिया, जो जिस अनुकूल था, जिस योग्य था, उसे उस योग्यता के आधार पर पद दिया गया, योग्यता के आधार पर पद दिया गया। लेकिन सबसे गलत बात इनमें यह थी कि ये आम जनता के सुखी संपन्न जीवन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मतलब आम जनता अगर सुखी संपन्न है तो इसको लगता था कौन सी ऐसी योजना चलाए, क्या करे कि आम जनता परेशान हो जाए। और जैसे हमारे मोदी जी के ऊपर यह आरोप लगता है कि यह सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है, हम दो मतलब मोदी शाह, हमारे दो मतलब अंबानी अडानी, ऐसा आरोप इस सरकार के ऊपर लगता है। यह सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। उसी प्रकार से इन पर भी आरोप लगता था। देखिए इनके भी शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी इन पर आरोप लगता था कि ये धनवानों का राजा है, धनवानों का शासक है, धनवानों का राजा है। मतलब इनके शासनकाल में जो रुपया पैसा वाला लोग था वो सुखी संपन्न रहता था, और जो गरीब था बड़ी कष्ट उसको होता था। एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान ने इन्हें धनवानों का राजकुमार कहा। धनवानों का राजकुमार है एडवर्ड थॉमस। बैठ जाइए जी, खड़ा कहाँ है, कितना देर खड़ा रहिए, कुर्सी लेकर के बैठ जाइए, इसे हवा में उड़िए रहे और हवा में उड़ जाइएगा। मेरा क्या, मेरा पेट आगे जा रहा। जानते हैं खाना बनाने का बड़ी दिक्कत है, चावले खाना पड़ता है। चलिए क्या हुआ, सब निकाल लेंगे, सब निकाल देंगे। खाना हमको एक बगल वाला बना के देता है, ठीक है, देता है, स्टूडेंट है, उसको जो है देते हैं, खर्चा देते हैं, मतलब पैसा देते हैं उसको, वही बना के देता है। तो अब स्टूडेंटे है तो उसको तो कह भी नहीं सकते, जो बना के देता है खा लेते हैं, समझे। तो वो भी जो है दिन रात हमको चावले बना के देता है, तो हम भी दिन रात चावले खा लेते हैं, कभी कभी रोटी देता है, समझे। चलिए सुनिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान एक से बढ़कर एक योजना चलाई। अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजना चलाई, वो योजना अगर सफल हो जाता तो पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सफल शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक की गिनती होती। लेकिन उनकी कोई भी योजना सफल ही नहीं हुई। इसी वजह से उन्हें सफल शासक के तौर पर नहीं गिना जाता है। और उनके सनक भरी योजना के कारण उन्हें पागल, रक्त पिशासु, विरोधी तत्वों का मिश्रण, इन सभी नामों से मोहम्मद बिन तुगलक को पुकारा जाता है।
तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिसासु, विरोधी तत्वों का विरोधी तत्वों का मिश्रण इत्यादि। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके द्वारा जो कुछ योजनाएं चलाई गई, देखिए वो लक का भी जो है ना सही नहीं था, समझ गए। मतलब जैसे आप सुनते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति का लक इतना अच्छा होता है, किस्मत इतना अच्छा होता है कि कोयला में भी हाथ दे देता है तो सोना बन जाता है, और किसी व्यक्ति का लक इतना खराब होता है कि सोना में भी हाथ देता है कोयला बन जाता है, समझ गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस कैटेगरी में था कि सोना में हाथ देता था तो सोना भी कोयला बन जाता था। तो काफी किस्मत का मारा हुआ इंसान था। देखिए ज्यादा विद्वान होना भी, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। एक्सेस कोई भी चीज बड़ी खराब होता है, और महात्मा बुद्ध बोले हैं कोई भी चीज एक्सेस जहर होता है। कोई भी चीज जैसे अगर आप मान लिया जाए कि खाना ही बहुत खाते हैं, 20 रोटी खाते हैं, वो जहर का काम करेगा। आपको अभी ना बढ़िया लगेगा, इन फ्यूचर वो आपके लिए बड़ी गड़बड़ होगा। 4 थाली भात खाते हैं, कुछ भी खाना तक, इंक्लूडिंग खाना की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य चीज तो जहर है, ये है जैसे सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, कोडेक्स पीते हैं, गांजा पीते हैं, जो भी करते हैं थोड़ा बहुत कीजिए, कोई दिक्कत ना है, ज्यादा मत कीजिए। गुटखा उटखा नहीं खाते हैं, हाँ ये सब नहीं करना, ये सब गलत धंधा है। चलिए अब आइएगा आगे, सुनिएगा। देखिए जो आपको मोहम्मद बिन तुगलक था, बड़ी विद्वान था, बड़ी पढ़ा लिखा था, और उनकी विद्वता ही उनको हानि कर गया, समझ गए। देखिए कहा बतिया रहे हैं, आपको बोल भी नहीं रहे, उधर वो मोछ वाला बोल रहे हैं, ये वाला बोल रहे हैं, हाँ इसे कहा बतिया रहे हैं, ये रेड शर्ट वाला, हाँ कहा आप उसको कहा बोल रहे हैं, माथा फोड़ देंगे हम, ठीक है। कहीं नहीं खा रहा है महाराज, सही में कहीं नहीं खा रहा है जी, हाँ ना। चलिए सुनिए। तो उनके लिए जो है ना हानि, उनका विद्वता कर गया, उनका विद्वता उनके लिए हानि कर गया। देखिए इन्होंने क्या क्या किया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया, समझिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, देखिए सबसे पहले उन्होंने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र में जो है कर की वृद्धि कर दी। ईस्वी में जब वे शासक बने, 1325 ईस्वी में जब वे शासक बने, तो शासक बनने के बाद उन्हें अधिक राजस्व की जरूरत थी, अधिक रुपया की जरूरत थी। तो उस समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कृषि उत्पादन पर किसानों से कर लिया जाना। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र वह काफी उपजाऊ है, वहां के किसान से जितना हम कर ले सकते हैं, जितना हमको कर चाहिए उतना हम ले सकते हैं। मतलब वहां के किसानों को उत्पादन इतना अधिक होता है कि वो किसान कर देने में मना ही नहीं करेगा। तो शासक बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी, और कर की दर दोआब क्षेत्र में बढ़ाकर 33% से, पहले 33% था, और 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया, 50% कर दिया। हाँ मतलब किसान को जितना उत्पादन होगा उसका आधा किसान सुल्तान को देगा। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि हो गई, लेकिन संयोग देखिए कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की, उसी समय इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। उसी समय
अकाल पड़ गया। तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि इस क्षेत्र के किसानों के पास खुद खाने के लिए तक अनाज नहीं था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने कोरा बरसाकर, कोरा समझते हैं ना, कोरा बरसाकर, और नहीं समझते हैं तो अभी दिवाली छठ में गांव घर में नाच होता है। हाँ, और नाच में जो है ना कोरा से मारा जाता है हीरो। हाँ, चाबुक, चाबुक कहिए, कोरा कहिए, वही बात है। हाँ, तो नाच देखने गांव घर में जाइएगा और देखिएगा कि हीरो विलन को जिस चीज से मारता है वही कोरा है, वही चाबुक है। हाँ, जो बोलना है अपना बोलिए ना, हमको उससे क्या मतलब। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो अधिकारी थे वो जबरदस्ती किसानों से कर की वसूली किया। इससे मोहम्मद बिन तुगलक किसानों के बीच अलोकप्रिय हो गए। अब अधिकारी क्यों कर की वसूली कर रहे थे? अधिकारी इसलिए कर की वसूली कर रहे थे क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का आदेश था, इसलिए कर की वसूली कर रहा था। तो आपको बाद में जाकर जब कर की वसूली हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक अलोकप्रिय हो गए, तब बाद में जाकर मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि ये तो हम बड़ी गलत कर दिए। तो पुनः किसानों के बीच अपनी पेट बैठाने के लिए, किसानों के बीच जो रोष था, जो गुस्सा था मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर, उसको खत्म करने के लिए और किसानों को सुविधा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। बिहार दरोगा, आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की और इसके माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया। उनके द्वारा किया गया एक काम यह था। फिर दूसरा, उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और उन्होंने 1326-27 में अपनी राजधानी परिवर्तित किया। और सामान्य तौर पर उनकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। वे अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को ले गए। वे अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को ले गए। देवगिरी को ले गए। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में देवगिरी पड़ता है। देखिए, जब आप मानचित्र पर देखिएगा, दिल्ली यहां है और देवगिरी यहां है, समझ गए? देवगिरी यहां है। तो मोहम्मद बिन तुगलक यह चाहता था कि हम अपने साम्राज्य के केंद्र में राजधानी को रखें। हम अपने साम्राज्य के केंद्र में राजधानी को रखें। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली को राजधानी बनाया हुआ था तो उन्हें लगा ये तो हम उत्तर भारतीय राज्यों के केंद्र में है, ये गलत है। उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों के बीच में हमें रहना चाहिए। तो अपने आप को अपने साम्राज्य के केंद्र में रखने को लेकर, अपने आप को अपने साम्राज्य के केंद्र में रखने को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया और अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया। और जब आपको राजधानी परिवर्तित हो रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की जनता को भी लेकर के देवगिरी गया। अपने अधिकारी, अपने राज दरबार के लोग, वहां की जनता, कहा बताइए हम आपके साथ रहे हैं, अब हम देवगिरी चले जाएंगे तो आप नहीं जाइएगा तो मेरा मन लगेगा? नहीं लगेगा, आप भी चलिए मेरे साथ। आदेश था बादशाह सुल्तान का, तो स्वाभाविक सी बात है, ना चाहते हुए भी दिल्ली की आम जनता को जाना पड़ा। अब सुल्तान सुल्तान है, वो तो घोड़ा पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, पालकी पर बैठकर गया, लेकिन आम जनता पैदल। आम जनता पैदल। बताइए, दिल्ली से देवगिरी की यात्रा आसान रहा होगा? कितना कष्ट झेलना हुआ होगा आम जनता को। आम जनता को बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन सुल्तान का आदेश था, करे तो करे क्या। मोदी जी का आदेश है 500,000 का नोट बंद है, मोदी जी का आदेश है लॉकडाउन है, मोदी जी का आदेश है थाली ताली बजाना है तो बजाएंगे ही, समझे। तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी परिवर्तित कर लिया, देवगिरी आ गया, देवगिरी में रहने लगा। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी में रहने लगा
तो अब जो मंगोल आक्रमण यहां से हो रहा था, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से जो मंगोल आक्रमण हो रहा था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक दबाने में असफल हो जा रहा था। क्योंकि जब तक ही यहां से यहां आता, तब तक में तो आक्रमणकारी आक्रमण किया, लूट खसोट किया, चल गया। तो देवगिरी में रहते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह महसूस किया कि वो मंगोल आक्रमण को दबाने में असफल साबित हो रहे हैं, मंगोल आक्रमण को दबाने में असफल साबित हो रहे हैं। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अधिकारियों को, जनता को बुलाकर कहा, चलिए दिल्ली। ये ठीक ना है। देखिए, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है। जब किसी को नापसंद करते हैं, जब उसी को नापसंद करते हैं, बुराई ही बुराई नजर आती है। तो पहले तो खूब मोटिवेट किया, देवगिरी जाएंगे, फलना चिलना ढेकना। अब फिर से उसको दिल्ली जाना था, तो फिर से सबको बुलाया और फिर से जो है समझाया, आदेश दिया कि अब फिर से हम लोग दिल्ली जाएंगे। सुल्तान को क्या परेशानी, कोई परेशानी, लेकिन आम जनता, फिर से आम जनता को पैदल ही जाना पड़ा। तो अब बताइए, झूठ का, फालतू का, यहां से यहां, यहां से यहां करवाया आम जनता को। सुल्तान को तो कोई परेशानी हुआ नहीं, लेकिन आम जनता को तो परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो इस कारण भी मोहम्मद बिन तुगलक आम जनता के बीच काफी अलोकप्रिय हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक इस कारण भी आम जनता के बीच जो है आपको काफी अलोकप्रिय हो गया। इसके बाद उनकी जो अगली योजना है, उनकी अगली योजना यह है कि उन्होंने सांकेतिक मुद्रा, यानी अंग्रेजी में टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा यानी अंग्रेजी में टोकन मनी, टोकन मनी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। अब कहिएगा सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? जैसे समझिएगा, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, कैसे समझाएं? हाँ समझिए, आप लोग हल्ले न बड़ी करते हैं, इसी वजह से एग्जांपल देने में भी सोच करके देना पड़ता है। देखिए, कोई बच्चा है और वो ब्रिटानिया बिस्कुट के लिए हल्ला कर रहा है कि बोल रहा है कि ना हमको ब्रिटानिया चाहिए, ब्रिटानिया का ही बिस्कुट चाहिए 50-50, ब्रिटानिया का 50-50 आता है ना जी? हाँ आता है। वो बोल रहा ना हमको वही चाहिए, हमको वही पसंद है, हमको दूसरा चाहिए ही नहीं। हाँ, अब वो बिस्कुट है ही नहीं, आसपास के मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है। तो उसके स्थान पर कोई दूसरा बिस्कुट देकर के बच्चा को शांत कीजिएगा ना, कहिएगा ना ब्रिटानिया से भी बढ़िया बिस्कुट है फलना, लो ना, उसका दाम तो 5 रुपया ही 10 रुपया में देता है। तो बच्चा को उतना समझ में थोड़े आता है, उसको तो लगता है हाँ ज्यादा का है, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, खा लेता है, रोना बंद कर देता है। तो मतलब अगर कोई चीज नहीं है तो उसके स्थान पर उसी के बराबर का जो चीज लाया जाता है, इसी को सांकेतिक पद्धति कहा जाता है। अब इसको समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सोना और चांदी, सोना और चांदी, सोना और चांदी की काफी कमी हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सोना और चांदी की काफी कमी हो गई थी, उस कमी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करते हुए यह कहा, सोना और चांदी की कमी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा और कांसा का मुद्रा जारी किया, तांबा और कांसा का मुद्रा जारी किया और यह घोषणा करी कि सोना के मुद्रा के मूल्य के समान ही तांबा के मुद्रा का मूल्य होगा। भले तांबा का मुद्रा है लेकिन इसका मूल्य सोना के समान होगा, भले कांसा का मुद्रा है लेकिन इसका मूल्य चांदी के समान होगा, लेकिन इसका मूल्य चांदी के समान होगा। तो अपने शासनकाल में सोना और चांदी की कमियों को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना के स्थान पर सोना के मूल्य के समान ही तांबा का मुद्रा और चांदी के स्थान पर कांसा का मुद्रा जारी किया, कांसा का मुद्रा जारी किया। और जो सांकेतिक मुद्रा है, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार जारी किया है ना, ऐसा नहीं है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सांकेतिक मुद्रा पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सांकेतिक मुद्रा पहली बार जारी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। लेकिन इससे पहले ईरान में, चीन में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था और ईरान और चीन में यह प्रयोग सफल रहा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया यह प्रयोग असफल रहा। क्यों असफल रहा? इसके असफलता के पीछे भी कारण थे। क्या कारण थे? तो कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक ये सब तो कर दिया,
ये सब करने के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की आम जनता को यह अधिकार दिया, आप अपने घर में भी मुद्रा ढाल सकते हैं, आप अपने घर में भी मुद्रा ढाल सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कंसा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, उसको मुद्रा में तब्दील कर लीजिए आप, लेकिन कुछ टैक्स उसके बदले आप हमको दे दीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब यह घोषणा करी कि हमारे साम्राज्य के भीतर कोई भी व्यक्ति मुद्रा ढाल सकता है, अपने घर में टकसाल बना सकता है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आम जनता ने अपने घरे में टकसाल बना लिया, सब लोग अपने घरे में मुद्रा ढालने लगा। अब मान लिया जाए अभी ही भारतवर्ष के भीतर मोदी जी आदेश दे दे कि मुद्रा बनाने वाला मशीन सब अपने घर में ले आइए, छाप लीजिए मुद्रा, जितना छापना है छापिए, तो परिवार का सब लोग सब चीज छोड़ करके दिन रात मुद्रे छापेगा। और अगर ऐसा करेगा मुद्रा का मूल्य क्या रहेगा, कुछ रहेगा। और जब किसी चीज का मूल्य ही नहीं रहा तो उसका क्या महत्व, कोई महत्व जी। जब आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपके लिए वो महत्व का ही नहीं रहा, तो फिर आपके जीवन में उसका क्या मूल्य, कोई मूल्य नहीं। जैसे 10वां की जो आपकी गर्लफ्रेंड और होगी, 2-3 को बच्चा हो गया होगा उसको, अब उसका आपके जीवन में क्या महत्व, कोई महत्व नहीं। तो आपको सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और प्रत्येक व्यक्ति को घर में मुद्रा ढालने की अनुमति दे दी, जिस कारण मुद्रा का मूल्य ही घट गया। मतलब उनके द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था, यह भी आपको असफल हो गया। इसके बाद और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, चीन और ईरान से प्रभावित होकर के ही यह काम किया, लेकिन असफल रहा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचील और खुरासान का अभियान किया। खुरासान 1330-31 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, 1329 में 1329 में 1330-31 में कराचील और खुरासान का अभियान किया। कराचील चीन में है, खुरासान पर्सिया ईरान में है। कराचील चीन में है, खुरासान पर्सिया ईरान में है। 1330-31 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचील और खुरासान का अभियान किया। इस दोनों अभियान में भी उसको असफलता ही हाथ लगी। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी योजना चलाई, हर योजना में उसको असफलता हाथ लगी। जैसे आप ही में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो परीक्षा देते होंगे, असफल हो जाते होंगे, क्योंकि सही तरीका से मेहनत करके आप परीक्षा नहीं दिए हैं, पूरे सिलेबस को खत्म करके आपने परीक्षा नहीं दिया, पूरा सिलेबस आपके होंठ पे नहीं है। अगर आप असफल होते हैं तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं आप में कमी है, सिलेबस कंठस्थ नहीं है, इसलिए आप असफल होते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिए सिलेबस कंठस्थ करने का, दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सभी योजनाएं लगभग असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इनका जो शासनकाल 1325 से 1351 के बीच है, इस अवधि के दौरान एक विद्वान का इनके साम्राज्य में आगमन हुआ था, उसका नाम था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता। और जो इब्न बतूता था अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, और यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। और इब्न बतूता और उसका पूरा परिवार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को जब पता चला कि इब्न बतूता कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जो आपस में बात करते हैं। लास्ट वार्निंग है, अगर हम बात करते हुए देख लिए तो क्लास से बाहर कर देंगे, पूरे छुट्टी तक के लिए आप सस्पेंड रहिएगा, ठीक है। आगे 3 तारीख से आपका क्लास, जैसे रीओपन होगा ऑल क्लास 3 तारीख से, और 3 तारीख से फिर एलो करेंगे। उससे पहले एकदम काट फाड़ देंगे हम, अगर कोई बात करते हुए अगली बार से देख लिए तो। वार्निंग है ये, लास्ट वार्निंग। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके शासनकाल में जो इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। और ये 1342 ईस्वी में जो है आपको चीन गए हुए थे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखी है, रेहला, किताब उल रेहला, या उसी को हम लोग रेहला कहते हैं। और जो रेहला नामक ग्रंथ है, यह अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, हमने आपको बताया है कि कुल मिलाकर के इनके शासनकाल के दौरान कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं था। और जब कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं था, तो फिर इनके शासनकाल में
विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए। और पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा विद्रोह पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के क्रम में ही इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक के भीतर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र के भीतर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। महाराष्ट्र के भीतर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। तो वहीं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था, या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। तो इनके शासनकाल में आप देख रहे हैं विद्रोह होना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ विद्रोह के साथ साथ जो है आपको अलग अलग क्षेत्र स्वतंत्र भी होने लग रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र जो है आपको स्वतंत्र भी होने लग रहे हैं। और फिर जब इनके शासनकाल में अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह हो रहा था तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ये सिंध गए। सिंध, मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह को दबाने के लिए सिंध गए। और सिंध के भीतर विद्रोह को दबाते हुए ही 1351 ईस्वी में ठट्टा नामक स्थान पर जो है ये मारे गए। ठट्टा नामक स्थान पर ये मारे गए। और इनके निधन होने के बाद इनका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब इनका अपना कोई संतान नहीं था। और उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण इनका उत्तराधिकारी इनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की समाप्ति हुई। और मोहम्मद बिन तुगलक के स्थान पर जो है आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक है, इनका शासनकाल है 1351 से 1388। 1351 से 1388। इसको शॉर्ट में हम लोग एफएसटी भी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक को यह लग गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक से जनता काफी परेशान है। अगर हम भी जनता को परेशान करेंगे और अगर जनता के सर के ऊपर से पानी बहने लगा तो फिर जनता विद्रोह करके हमको ही मौत के घाट उतार देगा। तो इन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और हर संभव प्रयास किया कि जनता को जितना अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, जितनी अधिक से अधिक सुविधा दे सके, जितनी अधिक से अधिक सुविधा दे सके। फिरोज शाह तुगलक ने पूरी तरीका से कल्याणकारी नीति अपनाई। आम जनता को हर प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध करवाया। इनकी कल्याणकारी नीति के कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, या सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। अकबर या सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को सच्चा मुसलमान घोषित किया और अपने पूरे साम्राज्य को इस्लामी साम्राज्य घोषित किया। और साथ ही साथ अगर हम फिरोज शाह तुगलक को देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार मार्च 1351 में सिंध के निकट ठट्टा में हुआ और दूसरी बार जो है अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये एक ऐसे सुल्तान है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। फिरोज शाह तुगलक को अगर हम देखें तो जब ये शासक बने तो शासक बनने के बाद इन्होंने यह देखा कि जनता को परेशानी सबसे ज्यादा किस चीज से है। तो इन्होंने यह देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जनता के ऊपर बहुत प्रकार का कर लगा दिया है। फलना कर, चिलना कर, ढेकना कर, फेंकना कर, नेकना कर, सब कर को समाप्त कर दिया। टोटल 24 कर लगा हुआ था आम जनता के ऊपर, 24। फिरोज शाह तुगलक ने उन 24 करों को समाप्त कर दिया और यह घोषणा करी कि आम जनता को मात्र 4 कर देना है। जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया, जकात, खराज, खुम्स। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 कर, जजिया, जकात, खराज, खुम्स
लगाए रखने की बात कही, 20 को कर समाप्त कर दिया, 4 को कर लागू रहेगा। इसके अलावे जो फिरोज शाह तुगलक है, एक और हॉ के सर्व नामक कर की भी बात की। प्रशासन पढ़ाएंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ाएंगे। आज तो हमको नहीं लगता है हो पाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, लेकिन कल पूरा हो जाएगा, कल प्रशासन होगा, वहां पे समझाएंगे कर के विषय में। इन 4 करों के अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एक और नया कर इंट्रोड्यूस किया था, हक ए सर्व। हक ए सर्व, हक ए सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था। हक ए सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था, और यह फसल उत्पादन का 1/10 भाग या 10% लिया जाता था, 10% लिया जाता था। और ध्यान दीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने एका दुका नहर का निर्माण करवाया। इन्होंने कई सारे बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, कई सारे बड़े नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और नहर का निर्माण क्यों करवाया जाता है? अब आपसे पूछा जाएगा आप क्यों पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, नौकरी चाहिए। क्या जी, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि ऐसे ये पढ़ रहे हैं जॉब के लिए? नौकरी का इंग्लिश क्या होता है? जॉब के लिए पढ़ रही। हाँ, हमारी शिक्षा पद्धति एक अजीब शिक्षा पद्धति है, बिहार में तो और ज्यादा। ठीक है, अब तेजस्वी बोला था 10 लाख नौकरी देंगे, अब रातों रात तो 10 लाख नौकरी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सब चीज उसके हाथ में थोड़े है जी, मुख्यमंत्री के हाथ में सब चीज होता है। तेजस्वी नाक रगड़ के मर ले, मुख्यमंत्री अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। तेजस्वी प्रेशर बना सकता है, चीजों को मुख्यमंत्री को कह सकता है कि कीजिए ना तो गठबंधन से हम बाहर होंगे, ये सब कर सकता है, लेकिन देने का अधिकार तेजस्वी को नहीं है। स्वास्थ्य विभाग उनके अधीन है, स्वास्थ्य विभाग में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पुलिस थोड़े है। प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के अधीन है, गृह विभाग, और गृह विभाग का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक दरोगा का वैकेंसी नहीं आ सकता। मतलब गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ है, अब वो आदेश देगा तब आएगा। मतलब नीतीश कुमार का आदेश जैसे हो गया वैसे ही वैकेंसी तुरंत फेंक देगा। और माहौल बनाया जा रहा है, नीतीश भी बोलते हैं जगह जगह जाकर, चिंता मत कीजिए देंगे नौकरी, समझे, चिंता मत कीजिए देंगे नौकरी, मतलब देंगे। उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कि नहीं, पॉजिटिविटी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है, क्योंकि मोदी को टक्कर देने का दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। ठीक है, चलिए राजनीति की बात में मत जाइए, बढ़ जाइएगा, लंबा चल जाएगा। चलिए, तो जो है आपको नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण जो है सिंचाई को लेकर नहरों का निर्माण, तो आम जनता को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। उसी उपलक्ष्य में हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लागू किया। यह तो कर की बात हुई। फिरोज शाह तुगलक, एक हमने आपको बताया है अभी तुरंत, फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य को इस्लामी साम्राज्य घोषित किया, और यह लक्ष्य घोषित किया कि हम अपने साम्राज्य को या पूरे भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील कर देंगे, इस्लामी राष्ट्र में तब्दील कर देंगे। और इसलिए फिरोज शाह तुगलक हिंदू मंदिरों को तोड़ने का अभियान शुरू किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का अभियान शुरू किया। ओडिशा में स्थित जगन्नाथपुरी के मंदिर का अभियान 1360 में, ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी के मंदिर का अभियान 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने किया, और उस मंदिर को तोड़ दिया, लूटा खसोटा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया, उसको तोड़ दिया, और वहां से कई सारे हिंदू धर्म ग्रंथ, सैकड़ों की संख्या में हिंदू धर्म ग्रंथ की प्राप्ति ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज शाह तुगलक को हुई। फिरोज शाह तुगलक ने दलायत फिरोज शाही नाम से उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, दलायत फिरोज शाही नाम से उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। और जो फिरोज शाह तुगलक था वह विद्वान व्यक्ति भी था। वह विद्वान व्यक्ति था, कैसे कह सकते हैं विद्वान व्यक्ति था? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। उनकी आत्मकथा है फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही है, उसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं की है, मतलब विद्वान था। इसलिए उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया। मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का नाम आप सुने होंगे। जो जियाउद्दीन बर्नी था, जिन्होंने तारीख फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की है, तारीख फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है। जियाउद्दीन बर्नी आपको फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उसमें पहला यह है कि उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार ए दफ्तर नामक एक नया विभाग बनाया, और उस विभाग के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया।
इसके बाद आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसे दारुल सफा कहा गया, जिसे दारुल सफा कहा गया, जिसे खैराती अस्पताल कहा जाता है। खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया, और जो खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया उसे दार उल सफा कहा जाता है। दार उल सफा कहा जाता है, दार उल सफा, दार उल सफा कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर हम दास या गुलाम की बात करें तो सबसे ज्यादा दास या गुलाम इन्हीं के शासनकाल में हुआ करता था, मतलब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ करता था, जिस वजह से दासों की देखभाल हेतु भी उन्होंने एक विभाग बनाया, और दासों की देखभाल हेतु जो उन्होंने एक विभाग बनाया उसे दीवाने बंदगान कहा गया। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। इसके अलावे उन्होंने असहाय लोगों को, समझ गए, असहाय लोगों को सहायता देने के लिए दान दिया करता था, दान दिया करता था, दानी भी था। तो असहाय लोगों को दान देने के लिए जो उन्होंने एक विभाग बनाया उसे दीवाने खैरात कहा गया। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात एक प्रकार का दान विभाग था। जो दीवाने खैरात था यह एक प्रकार का दान विभाग था। दीवाने खैरात एक प्रकार का दान विभाग था, दान विभाग था। और इस दान विभाग का गठन इन्होंने ही करवाया था, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसके अलावे वृद्ध व्यक्ति को, बेरोजगार व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को, वृद्ध महिला को पेंशन देने की व्यवस्था इन्होंने करी थी, और इसको लेकर उन्होंने एक पेंशन विभाग का निर्माण करवाया जिसे दीवाने इस्तिहाक कहा जाता है। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक कहा जाता है, इस्तिहाक कहा जाता है। तो दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का निर्माण, दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का निर्माण जो है, आपको कहां से आया था? किताब कॉपी लेना है? कहां गया है? अच्छा, जाने दीजिए, नया लड़का है, नया चेहरा नजर है, पहले पढ़ता था, किसके साथ है? आप लोग लाए? ऐसे किसी को उठा के मत ले आया कीजिए, ठीक है? हाँ? क्या 3 से 5 बोला? अच्छा, सख्त हिदायत है, ऐसे किसी को मत उठा करके लॉज से ले आया कीजिए, और जो उठा के लाइएगा उसी का कार्ड हम फाड़ेंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। अब क्लास खुला है तो कोई आकर के पढ़ेगा, है? जिससे पैसा लिए उसी को पढ़ाएंगे, पैसा नहीं लिए नहीं पढ़ाएंगे, समझ गए? फ्री में कुछ नहीं। जब क्लास शुरू किए थे तब तो हम फ्री में कुछ देवे नहीं करते थे, अभी कैसे दे देंगे? मन हुआ तो अपना कुछ कुछ करेंगे अपने मन से, ऐसे कैसे कर देंगे? ठीक है, फ्री के चीज का लोग वैल्यू नहीं देता है जी, आप लोग समझते नहीं ना। 10,000 रुपया फी होने जा रहा है संस्थान का, काय टेंशन लेते हैं? ऑनलाइन पूरा सस्ता कर देंगे, ऑफलाइन पूरा महंगा करेंगे, ठीक है? आप लोग तो अब दे दिए हैं, जो देना था दे दिए, अब आप लोग से क्या लेंगे? चलिए देखिए बात क्या होता है, देखिए लाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होता है कि जो पढ़ रहे हैं यहां पर उनको पता है हमारा नेचर, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको नेचर पता नहीं है, बीच में वो कुछ करने लगेगा, गुस्सा आ जाएगा, क्लास आपका डिस्टर्ब होगा। तो इसमें घाटा आपको, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लाइए ना, मेरा तो प्रचार होगा। घाटा आपको होगा, आप अपना जानिएगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा आपका, आप जानिएगा। मूड खराब कीजिएगा ज्यादा, क्लास छोड़ के चले जाएंगे, घाटा आपको होगा, तो आप जानिएगा। तो इसलिए घाटा का सौदा कभी नहीं होना चाहिए, कम से कम फायदा का ना हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे सौदा कीजिए, समझे? घाटा का सौदा आज तक हम अपने जीवन में कभी करवे नहीं किए हैं, फायदा नहीं देखे, नो प्रॉफिट नो लॉस जरूर देखे हैं। देखते हैं कोई भी काम करने से पहले ये कर रहे हैं तो इससे प्रॉफिट है कि ना है, प्रॉफिट ना है, घाटा भी है, घाटा भी ना है, मतलब बराबर काम करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है अलग अलग विभाग का निर्माण करके अलग अलग प्रकार से लोगों को सुविधा पहुंचा रहा था, लोगों को सुविधा पहुंचा रहा था, लोगों को सुविधा चाहिए। तो इस प्रकार एक कल्याणकारी शासक फिरोज शाह तुगलक साबित हुए। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे नगरों को बसाया, जैसे कि फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये तमाम शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाए गए थे। दिल्ली के भीतर जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाए गए थे। शासन प्रशासन करते हुए अंत फिरोज शाह तुगलक का निधन 1388 में हो गया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो गया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक के निधन होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के बाद जो है आपको अबू बकर, अबू बकर के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद हुमायूं शाह, हुमायूं शाह, और हुमायूं शाह के बाद नासरुद्दीन महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। तो फिरोज शाह तुगलक के निधन होने के बाद टोटल 5 शासक बने।
गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। अब प्रॉफिट ना है, घाटा भी है। आई गए थे शासन प्रशासन करते हुए, अंत फिरोज शाह तुगलक का निधन 1388 में हो गया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो गया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक के निधन होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के बाद जो है आपको अबू बकर, अबू बकर के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद हुमायूं शाह, हुमायूं शाह, और हुमायूं शाह के बाद नासरुद्दीन महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। तो फिरोज शाह तुगलक के निधन होने के बाद टोटल 5 शासक बने। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं शाह और नासरुद्दीन महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह, जिसमें तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए नासरुद्दीन महमूद शाह। तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक है, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद शाह हुए। जो नासरुद्दीन महमूद शाह है, इसका शासनकाल 1394 से 1412, 1394 से 1412। नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान इनका शासन दिल्ली तक सीमित रह गया था, दिल्ली तक, दिल्ली के भीतर, दिल्ली से लेकर पालम तक, पालम तक इनका शासन सीमित रह गया था। और नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान ही इनके साम्राज्य का एक नुसरत शाह था, इन्हीं के वंश का था नुसरत शाह, वो फिरोजाबाद में शासन कर रहा था। तो नासरुद्दीन महमूद शाह के समय नासरुद्दीन महमूद शाह का शासन दिल्ली में था और इन्हीं के वंश का था नुसरत शाह, नुसरत शाह का शासन फिरोजाबाद में था। मतलब एक ही वक्त पर, मतलब एक ही समय पर एक ही वंश के अलग अलग क्षेत्रों में दो अलग अलग शासक शासन कर रहे हैं। एक ही वंश के दो शासक एक ही समय में दो अलग अलग क्षेत्रों में शासन नासरुद्दीन महमूद शाह के समय होने लगे थे। और नासरुद्दीन महमूद शाह का वजीर था मल्लू इकबाल, वजीर का मतलब वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। और उस समय सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था वह वजीर का पद हुआ करता था, वजीर का पद हुआ करता था। तो नासरुद्दीन महमूद शाह अपने वजीर मल्लू इकबाल की मदद से शासन प्रशासन चला रहे थे। और इसी दौरान नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान ही 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। और तैमूर 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब दिल्ली पर आक्रमण किया तैमूर, तो नासरुद्दीन महमूद शाह तैमूर के डर से भागकर गुजरात चला गया। नासरुद्दीन महमूद शाह कायर शासक था, अयोग्य शासक था, तैमूर के डर से भागकर दिल्ली चला गया, सॉरी गुजरात चला गया, दिल्ली से गुजरात चला गया, दिल्ली से गुजरात चला गया। अब सुल्तान ही गद्दी छोड़कर भाग गया है, जिस कारण तैमूर ने दिल्ली को मन भर लूटा, जितना उसको लूट खसोट करना था पूरा लूट खसोट किया और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। फिर वो वापस अपने साम्राज्य लौट गए। जब वो वापस अपने साम्राज्य लौट गए, जब वो वापस अपने साम्राज्य लौट गए, तो फिर से मल्लू इकबाल की सहायता से नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुछ ही दिनों के बाद मल्लू इकबाल खिज्र खां के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह अकेला पड़ गया, चिंतित रहने लगे और अंततः 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह का भी निधन हो गया। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद दौलत खान लोधी शासक बने। दौलत खान लोधी को इस वंश से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 1414 ईस्वी में दौलत खान लोधी को खिज्र खां ने पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नए राजवंश सैयद वंश के शासन की स्थापना की। एक ने लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का क्षेत्र खिज्र खां को दे दिया। तो शुरुआती दौर में खिज्र खां लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का शासक हुआ करता था, लेकिन तुगलक वंश के शासन की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना आपको खिज्र खां ने की, खिज्र खां ने की। तो आगे हम सैयद वंश को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका काम है, आपका काम क्या होता है? पढ़ना है। हाँ पढ़िए जल्दी, तुगलक वंश पूरा पढ़िए और फिर उसके बाद याद करवाएंगे। सब लोग पढ़िए, नोटंकी मत कीजिए ज्यादा, पढ़िए।
जल्दी 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 ठीक करेंगे, ठीक नहीं हो सकता यार, इसकी ठीक कर दीजिए, ऐसे ठीक करेंगे, देखना क्या करते हैं सब जल्दी कहीं नहीं पीछे नोट मार रहा है ना, एक बार छुट्टी में जब छुट्टी के बाद मैंने पढ़ना ये मुझे बताइएगा। चलिए चलिए मुझे जल्दी ऑफिस का लड़का बैठेगा लेकिन कहीं हाथ में बैठेगा लड़की कोई आएगी तो सामने बैठेगा, सामने बैठेगा, दिमागी सामने बैठेगा, और मुझे आजा घंटे बस घंटे मुझे लड़को दिमागी लड़को कितना एक मिनट लड़के भाई एक मिनट होगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा अभी बहुत जल्दी लड़ेगा लेकिन मैं कोई बुलाया सामने सामने बनाता है बताएगा जाएगा हां जा लेगा अच्छा वैसे बनाना चाहिए जब हम निकल पड़ता अच्छा बोलिए आए आइए भाई लोग आइए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे बड़ा विद्वान, सबसे ज्यादा विद्वान कौन था? हिंदुओं के त्योहार होली में किसने भाग लिया? सर्वप्रथम मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का दर्शन किसने किया? धर्मानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इन्हें धर्मानों का राजकुमार किसने कहा है? किसे पागल रक्त पिशाचु विरोधी तत्वों का किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में? सबसे ज्यादा विद्रोह और जैन विद्वान जिन परमासुरी राज से किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? कब आया भारत? रेला किसकी रचना है? रेला कौन भाषा में लिखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे बनाया? इब्न बतूता चीन राजदूत बनकर कब गया? 1300। मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर इब्न बतूता चीन कब गया? 1342। विजयनगर बहमनी साम्राज्य का उदय किसके शासनकाल में? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहां हुई? बहमनी की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा कि द्वार क्षेत्र में कर की वृद्धि किसने किया? द्वार क्षेत्र में कर की वृद्धि करके कितना प्रतिशत तक? कितना प्रतिशत? दीवाने कोही विभाग का संबंध किससे है? दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन किसने किया? किसने किया? किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे, किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लाया? दिल्ली से देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? किस देश से प्रभावित होकर? चीन और इसके बाद आगे कराची और खुरासान अभियान किसने किया? सिंध के निकट ठट्टा में विद्रोह को दबाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के निधन होने के बाद अगला सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था फिरोज शाह? चचेरा। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? सल्तनत युग का अकबर। किसका राज्याभिषेक दोबारा हुआ? किसका राज्याभिषेक दोबारा? 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर मात्र 4 कर किसने लागू रखा? किसने? हाँ के सर्व नामक नया सर किसने चलाया? हाँ के सर्व कैसा करता? उत्पादन का कितना? 1/10। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को? हाँ या ना? विद्वान व्यक्ति था। जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहता था? फिरोज शाह। तारीख फिरोज शाही किसकी रचना? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही की रचयिता। तारीख फिरोज शाही की रचयिता फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। फुतुहात फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, इसकी रचना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने की है। और इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा विभाग का निर्माण? रोजगार है दफ्तर। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा? बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए खिराती अस्पताल का निर्माण करवाया था। उसे क्या कहा जाता? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित खिराती अस्पताल क्या कर? और सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में? सबसे ज्यादा दास या गुलाम किसके? फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखभाल को लेकर कौन विभाग बनाया? दीवाने बंदगान नामक विभाग किसने बनाया? किसने? दीवाने खैरात किससे संबंधित? इसका निर्माण किसने करवाया? दीवाने इश्तिया किससे संबंधित? इसका निर्माण किसने करवाया? फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर नामक नगरों को किसने बसाया? नगरों का एक जाल, दिल्ली सल्तनत के नहरों का एक जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह। दिल्ली के भीतर फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक का निधन कब हुआ? 1388। फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी। तुगलक वंश का अंतिम शासक। इनका शासक कहां से कहां तक? और इनके शासनकाल में कौन भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? जब तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस समय भारत में कौन वंश का शासन था? तुगलक वंश। शासक कौन थे? और नसरुद्दीन महमूद तैमूर के दर से भागकर कहां चला गया? नसरुद्दीन महमूद का निधन कब हुआ? तुगलक वंश के शासन की समाप्ति के बाद कौन वंश के शासकों ने शासन? कौन वंश? सैयद वंश ना। आगे सैयद वंश को देखेंगे। हां, आज से आपका क्लास 2 घंटा के बदले शुरुआती 2 घंटा, अंतिम का 2 घंटा क्वालिटी पर के कहां चले जाना है? रूम पे जाकर खाना बना के खा के आराम कर लेना है और फिर उठ के पढ़ना है दिन रात एक करके पागल की तरह। कैसे पागल? लोग आपको पागल कहने लगे। हाँ देखिए, वो लड़का देखिए कितना गंदा लड़का था, बताइए उस गंदा लड़का को लेकर के आया है, ये लड़का लेकर आया है। हाँ सुनिए, ठीक है, देखिए वो लड़का निकला तो आया, नहीं आया तो ये तो गंदा बात है ना, ये हमारा तौहीन है, समझ गए? तो ये गलत धंधा कोई नहीं करेगा। हम क्लास से बाहर नहीं जाएंगे,
हम यहीं रहेंगे और 10 मिनट में पॉलिटी शुरू करेंगे। हाँ, आपको जाना, आप जाइए, 12:30 बजे की क्लास थोड़ा लेट चल रहा है, कल से 10:15 बजे हम शुरू कर देंगे, कल से 10:15 बजे शुरू करेंगे, 12 बजे खत्म करेंगे और फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। अब आगे 10 मिनट के बाद ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाले लोग, सभी लोग पॉलिटी के लिए तैयार रहिए, ठीक है। 10 मिनट में अपना जो करना है कीजिए, हमको एक कुर्सी लगा दीजिए, हम यहीं बैठेंगे। 10 मिनट में पुनः मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। और अभी से लेकर छुट्टी तक, आज से लेकर छुट्टी तक सेशन ऐसे ही चलेगा। शुरुआती 2 घंटा इतिहास और अंतिम का 2 घंटा पॉलिटी, बीच में 10 से 15 मिनट का गैप। ऑनलाइन वाले लोग फिर